हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके लिए लाए हैं बच्चों हम सीटेट 2024 से रिलेटेड ईवीएस की क्लास एनवायरमेंट स्टडीज हम आपके लिए लेके आए। आज हमारी पहली प्रैक्टिस क्लास है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगी। निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि हम लगातार आपको जो प्रैक्टिस क्लास कराएंगे, ईवीएस की भी कराएंगे, सीडीपी की भी कराएंगे और अन्य सब्जेक्ट की भी कराएंगे। आप कंटिन्यूसली इसमें हमारा क्या करिए, सपोर्ट करिए। हमारा टारगेट है भाई 30/30 आपके लिए लेके आना। आज का ईवीएस का पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। रीता ने एक पक्षी की ओर, गौर से क्वेश्चन पर फोकस करिए। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, इस पक्षी की आंखें मेरी तरह ही इसके सिर के सामने हैं। और तुम्हें क्या लगता है वह पक्षी किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? रीता पॉइंटेड टू ए वर्ड एंड सेड, लुक, दिस word eyes in front of its head just like mine. Which word do you think she was pointing to? कह रहा पिजिन, स्पैरो, आउल या क्रो। जैसा कि आपको पता ही है, देखो, कबूतर की आंख की बात करूं तो मैं साइड में होती हैं, गौरिया की आंख की बात करूं तो ये भी साइड में होती हैं, और भाई कोए की आंखों की बात करें तो ये भी साइड में होती हैं। तो आपको गौर से ये पता होना चाहिए, उल्लू, आउल जो होता है वो एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह ही सीधे जो सिर होता है उसके ठीक नीचे होती हैं, ठीक है ना। ये रात में जैसे दिखाई देता है, ध्यान रखना, रात में जागता है। ये इसके बारे में थोड़ी सी बात है। ये क्या करता है बेटा, रात में जागता है, ठीक है ना। उल्लू को आगे बात करूं तो ये पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर रहता है। टहनी पर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। ध्यान रखना, घोंसला बनाता है। इसकी एक खासियत और है बच्चों कोयल की, तो ध्यान रखना, कोयल इसके घोंसले में रहती है, खुद घोंसला नहीं बनाती। कोयल इसके घोंसले में रहती है, इसके बनाए घोंसले में रहती है, ठीक है ना। कोयल जो अंडा देती है वो कोए के द्वारा बनाए हुए अंडा जो देती है कोयल, वो कोए के द्वारा बनाए हुए घोंसले में देती है, और कौआ उनको सहता है। कौआ जो होता है, कौआ अंडों को क्या करता है बेटा, अंडों को पालता है, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। अंडों को क्या करता है बेटा, ये पालता है, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं कबूतर के बारे में, ठीक है ना, तो कबूतर जो है ये आज जो है क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट लैप्स हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अनुकूल पर्यावरण नहीं है। गोया भी उसी तरीके से पर्यावरण ग्रसित हैं। और गौरिया के लिए तो आपको पता है, दिल्ली से गौरिया अभियान शुरू किया था इनके संरक्षण के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इनके लिए प्राकृतिक जो आवास हैं, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो गौरैया हो, चाहे कौवा हो, इनकी संख्या क्यों जा रही है? इनकी संख्या इसीलिए कम होती चली जा रही है कि देखो, आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा सेंसर वायुमंडल में क्रिएट हो गए, बहुत ज्यादा उपग्रह वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह वायुमंडल में है। ढेर सारे वाहन भी चल गए हैं, आपको पता है। तो उन वाहनों की वजह से जो ध्वनि तरंगे हैं वो भी इनको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। साथ ही साथ इनके खान पान और जो आवाज, सबसे ज्यादा आप जो बात करोगे तो इन पक्षियों के हैबिटेट से रिलेटेड बात करोगे कि इनके हैबिटेट क्या होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। इनके प्राकृतिक जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास, पहले क्या होता था, आज जो बिल्डिंग है उनमें कांच वगैरह, पंखे वगैरह हैं, एसी वगैरह, ये सारी चीज आ गई हैं, बंद रहती हैं। पहले खुले मकान होते थे जिसमें ये जो पक्षी होते थे आसानी से अपना आवास बनाते थे, चाहे वो कबूतर होता था, चाहे वो गौरैया होती थी। आमतौर पर ये हमें दिखाई देते थे। बिजली की जो तार हैं इनसे ये मारे जा रहे हैं, तो इन सब चीजों से इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो उल्लू इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उल्लू क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है इसरो का पूरा नाम। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इसरो? तो कह रहा है पहला कह रहा है आइडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफिस, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या कह रहा है इंडियन स्पेस रिकॉग्नाइजेशन ऑफिस। मेरा कहने का मतलब आइडिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या कह रहा है एक तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यालय है, ऑफिस है, और दूसरा कह रहा है आइडिया स्पेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफिस, है ना, रिकॉग्निशन ऑफिस। तो इसका जो आंसर होगा आप सबको पता ही है, ठीक है ना, सिंपल सा। इसका आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। मतलब इसका अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो देखो, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। कहां पे है? बेंगलुरु,
ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है ना। भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से ये जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी भी कहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति के नाम से एक संस्था बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो आप ध्यान रखना, कब बनाई गई थी? 1962 में बनाई गई थी, ठीक है ना। कब बनाई गई थी? 1962 में। बेसिक सी बातें आपसे पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है ना। दूसरा अगर बात करें आपसे कि भाई फिर इसका नाम इसरो कब पड़ा, तो इसका पुनर्गठन जो किया गया था 15 अगस्त 1969 में किया गया था। 15 अगस्त 1969 में इसका पुनर्गठन इसरो के नाम से किया था। पुनर्गठन, ठीक है ना, किसके नाम से किया था? तो इसरो के नाम से इसका क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। आपसे पूछ लेगा फर्स्ट जो उपग्रह है वो किस नाम से लॉन्च किया था? तो आर्यभट्ट नाम से, आर्यभट्ट नाम से इन्होंने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, ठीक है ना। आर्यभट्ट के नाम से पूछेगा कब किया था, तो 19 अप्रैल 1975 को किया था। कब किया था? 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है ना। 19 अप्रैल 1975 को किया था, ठीक है ना। सेकंड भी अगर आपसे पूछे सेकंड उपग्रह किस नाम से किया था, तो भास्कर। आप कहना भाई भास्कर के नाम से सेकंड उपग्रह ने क्या किया था। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। RTE एक्ट 2009 इंश्योर कह रहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। दूसरा कह रहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल द एगो ऑफ 14 ईयर, मतलब 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन फ्रॉम 6 टू 18 ईयर। उसका मतलब है कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अंतिम कह रहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन फ्रॉम 6 टू 14 ईयर। तो आप ध्यान रखना यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और निःशुल्क शिक्षा इंश्योर करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आपसे पूछेगा ये लागू कब हुआ था, आपसे पूछेगा भारत सरकार ने इसे कब लागू किया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 अप्रैल वर्ष 2010 को इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। दूसरा क्या पूछ लेगा कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो इसमें अध्याय अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें अध्याय कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 7 अध्याय हैं। आपसे पूछे इसमें खंड कितने हैं, आपसे पूछेगा खंड कितने हैं, तो आप बताओगे 38 खंड हैं, ठीक है ना। इसी एक्ट के तहत ध्यान रखना, इसी एक्ट के तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A के तहत बच्चों जो एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, मूल अधिकार बनाया गया था। भाग 3 में इसे ऐड किया गया था। पूछ लेगा संविधान के भाग 3 में इसे क्या किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे इसे डीपीएसपी में भी लगाया गया और डीपीएसपी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में भी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में इसे क्या किया गया था, रखा गया था। ये बेसिक सी जानकारी आपके लिए इससे रिलेटेड और पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में शामिल करने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू द इन्वॉल्व चिल्ड्रंस इन एनवायरमेंटल स्टडीज। तो पहला कह रहा है वो कि भाई एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर के द्वारा, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन करा के, या टास्क करा के, या रीडिंग टेक्स्ट बुक्स करा के। तो ध्यान रखना शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण करा के बच्चे पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कक्षा में प्रदर्शन के माध्यम से भी नहीं, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखी जाती है, बच्चे की रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है। तो आपको पता है हम भी नॉर्मल तौर पर बच्चे थे तो हमारा इंटरेस्ट किस में था, बाबा अम्मा नाना नानी बुआ फूफा ये जब आते थे तो इनकी बातों को सुनने में बहुत ज्यादा क्या होता था, इंटरेस्ट। हम घर के काम भूल जाते थे। हम अपनी खुद बता रहे हैं, अगर हमारे एक फूफा जी हैं वो आते थे तो हम उनके पैर दबाने लग जाते थे और उनसे कहते थे भाई कहानी और किस्से सुनाइए। तो वो कहानी और किस्से शाम को सुनाते थे और बड़ा इंटरेस्ट आता था और हमें सोने का भी मन नहीं करता था। आपको बताएं, हमें सोने का भी मन नहीं करता था और उनकी कहानियों में इतने लीन हो जाते थे और वो बड़ा रस के साथ कहानियों को सुनाते थे। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा कि आप कहानी और किस्से के माध्यम से, कहानी और किस्से के माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। बच्चों के लिए अगर आपको कुछ सिखाना है तो ध्यान रखना रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, क्रिएटिव एक्टिविटीज, रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को आप अच्छे से सिखा सकते हो, ठीक है ना। बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से, ठीक है ना, किसके माध्यम से, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रोवाइड करा के उनको आप सिखा सकते हो। साथ ही साथ उनके बस्ता का जो बोझ है उसे कम कराइए, ठीक है ना, उस पर, ठीक है ना, स्कूली बोझ कम करा के, स्कूली भार कम होना चाहिए बच्चे पर, ठीक है। ये सब गतिविधियां बच्चों के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ उसे स्थानीय, है ना, स्थानीय समाज, ठीक है ना, समाज व परिवार से सीखने का भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, पक्षी अपना सिर बहुत बार हिलाते हैं, पक्षी अपना सिर बहुत बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ड्स मूव देयर हेड वेरी ऑफ्टन इज वेरी बिकॉज। पहला कह रहा है वो गर्दन में मांसपेशियों का फड़फड़ाना आम है, वही गर्दन में जो मांसपेशी होती हैं वो फड़फड़ाती ही रहती है, ये एक आम चीज है, इसीलिए गर्दन को हिलाते हैं, पहला सिर हिलाते हैं। दूसरा कह रहा है आंखें स्थिर हैं और हिल नहीं सकती, मतलब आंखें नहीं हिल सकती इसीलिए हमें इधर उधर देखने के लिए सिर को हिलाना पड़ता है, अगर पीछे देखेंगे तो भाई ऐसे करके गर्दन को हिलाना पड़ेगा। दूसरा ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है यह एक अनैच्छिक क्रिया है, इट्स एन इनवॉल्युंटरी एक्शन। दूसरा कह रहा है साथी को आकर्षित करने के लिए, साथी जो होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, तो आप देख रहे होंगे सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आई आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव, मतलब आई फिक्स होती हैं और उनको हम मूव नहीं कर सकते, उनको हम घुमा नहीं सकते आई को, इसीलिए हमें गर्दन को घुमाना पड़ता है। तो बच्चों इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम हर रोज आपके लिए इन्वायरमेंट स्टडी और सीडीपी की क्लास लाते रहेंगे। क्लास कैसी लगती है आप जरूर बताना हमें, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर, ऑर्थर टांसले या अर्नेस्ट हेकल ने। तो ध्यान रखना इकोलॉजी शब्द जो सबसे पहले दिया था वो अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में दिया था, इकोलॉजी। क्या दिया था, इकोलॉजी, है ना। इसे पारिस्थितिकी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, पारिस्थितिकी, ठीक है। इसी के आगे 1830 में, सॉरी 1930 में टॉन्सले ने, किसने, ऑर्थर टॉन्सले ने, ऑर्थर टॉन्सले ने इकोलॉजी सिस्टम दिया था। क्या दिया था, इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, ये दिया था। तो आप दोनों ही डेट को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लकड़ी से बनी विशेष खिड़की श्रीनगर का घर कहा जाता है, कह रहा है स्पेशल विंडोज मेड ऑफ वुडन इन द हाउस ऑफ श्रीनगर आर कॉल्ड, आर कहा जाता है, डब कहा जाता है, कि ए बी दोनों, या नन ऑफ एवो। तो ध्यान रखना मेहराब और डब दोनों ही ये कहा जाता है, ये स्पेशली लद्दाख वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी
इट इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है बच्चियों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एनवायरमेंट स्टडी। तो आपको किसके रिगार्डिंग बताना है, आपको एनवायरमेंट स्टडी के रिगार्ड बच्चियों बताना है। पहला कह रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज गिव चिल्ड्रन एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंटल। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को देता है उनके पर्यावरण का पता लगाने का अवसर। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज एम्फेसाइज ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। कह रहा है पर्यावरण, ये गड़बड़ हो गया, ये तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन पर जोर दिया जाता है वर्णन और परिभाषाओं का। किसका, वर्णन और परिभाषाओं का। दूसरा कह रहा है द नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज ऑफ इंटीग्रेटेड। तो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ये तो सही बात है, देखो पर्यावरण अध्ययन अपने बच्चों को देता है उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए बिल्कुल अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक बाल केंद्रित अध्ययन है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ चाइल्ड सेंट्रिक आ जाए ना, चाइल्ड सेंट्रिक आ जाए तो समझ लेना वो तो सकारात्मक पॉजिटिव आंसर होता है। तो यहाँ भी कह रहा है एनवायरमेंटल स्टडी इज ए चाइल्ड सेंट्रिक स्टडी, ठीक है ना। तो इसमें ये तीन तो बिल्कुल सही होंगे, फिर गलत कौन सा होगा, सी जो है ना वो गलत होगा। वो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पर जोर दिया जाता है, किसका, वर्णन का और परिभाषाओं का। नहीं, आप परिभाषाएं और वर्णन के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी अच्छे से सक्रिय रूप से नहीं दे सकते, इसीलिए आपको अवसर देना पड़ेगा बच्चों को, प्रकृति के अनुकूल बच्चों को सिखाना पड़ेगा और चाइल्ड सेंट्रिक से सिखाना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी जो है वो होगा, क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नॉट स्प्रेड बाई। किसके द्वारा स्प्रेड नहीं होती है, मलेरिया के द्वारा। मतलब कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं होती, मलेरिया। तो आपको पता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है ये मलेरिया, ठीक है ना। निमोनिया, ये निमोनिया लंग्स इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। ये क्या होता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन, ठीक है। साथ ही साथ चिकनगुनिया, ये भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है, ये मॉस्किटो द्वारा फैलता है, आप ध्यान रखना। तो फिर कौन इसका आंसर हो जाएगा, निमोनिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निमोनिया आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन बहुत महत्वपूर्ण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपोर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन एनवायरमेंटल स्टडीज। पहला कह रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण पूछ रहा है वो, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो नहीं, इसमें आपसे पूछेगा ज्यादा महत्वपूर्ण कौन नहीं है, ठीक है ना। ये गलत लिख गया, महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इस चीज पर जोर देना है। तो देखो सक्रिय भागीदारी तो होगी बच्चों की, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है लिंकिंग चिल्ड्रन नॉलेज विद टीचिंग नॉलेज, कह रहा है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षण ज्ञान के साथ चमकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, चमकना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मतलब चमकना चाहिए या नहीं चमकना चाहिए मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आप भी इस पर गौर करिए। नेक्स्ट कह रहा है कक्षा की चार दीवारी से बाहर पर्यावरण अध्ययन सिखाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल में अंदर ही किताबों के माध्यम से ही बच्चों को किताबी ज्ञान दे रहे हों, बच्चों को प्रैक्टिकल टाइप ले जा करके वृक्ष लगवाना चाहिए, वृक्षों का फायदा बताना चाहिए, खुली एयर में बताना चाहिए इसके लाभ क्या होते हैं। आप भी ऐसा करिए, पेड़ों को लॉस मत पहुंचाइए, या अन्य एनवायरमेंटल स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस करिए। तो स्कूल की चार दीवारी से बाहर भी बच्चों को प्रैक्टिकल टाइप सीखना चाहिए, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को स्थानीय ज्ञान से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जब तक बच्चों को अपना स्थानीय ज्ञान नहीं होगा, केवल ऑफिशियल और स्कूली ज्ञान होगा, तो उसके माध्यम से वो जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर सकता, वो केवल किताबी कीड़ा और ऑफिशियली वर्कर बनकर रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें जो नहीं है वो ये है कि बच्चों को ज्ञान और शिक्षण ज्ञान के साथ चमकना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। ज्ञान को शिक्षण ज्ञान के साथ नहीं चमकाना चाहिए, प्रैक्टिकली ज्यादा जोर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, तो इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो बच्चों क्लास कैसी लगी जरूर बताना, निरंतर आपके लिए हर रोज क्लास, आज छोटी सी क्लास हम इसीलिए लेके आए थे, बस आपको एक मतलब आज से हमें स्टार्ट करनी थी, इसीलिए हमने ये क्लास लाई। निरंतर इससे बड़ी क्लासें आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं।